नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की देश और दुनिया की खबरें। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो नेपाल से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों ये जो आर्टिकल देख रहे हैं ना, ये आर्टिकल है TRT वर्ल्ड का और ये एक तुर्की का तुर्की से संबंधित ये आर्टिकल है, तुर्की की मीडिया का। और दोस्तों तुर्की की मीडिया भी अब भारत के खिलाफ हो चुकी है और हर उस टैक्टिक्स पर अपनी नजर रखने लगी है और अपने व्यू पॉइंट देने लगी है जिस टैक्टिक पर भारत का विवाद चल रहा है। दोस्तों ये TRT वर्ल्ड है, तुर्की का मीडिया है। इसने आज कहा है कि नेपाल को अपने यूथ को गोरखा रेजिमेंट में आज शामिल करने के लिए बेचने से रोकना होगा। आप भी जानते हैं कि भारत के साथ साथ ब्रिटेन की आर्मी में आज नेपाल के गोरखा सैनिक आज अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन इसी सेवाओं से आज तुर्की को एक नाराजगी है। तुर्की का मीडिया लिखता है कि नेपाल को आज अपने यूथ को इंडियन और ब्रिटिश की आर्मी में शामिल होने से रोकना चाहिए। 73 साल पहले सन 1947 में एक समझौता हुआ था भारत और नेपाल और इसी के साथ ब्रिटेन के साथ कि वो अपने सैनिक नेपाल अपने यूथ को सैनिक के रूप में भारत और इसी के साथ ब्रिटेन को देगा। और इसी गोरखा रेजिमेंट की आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 11 गोरखा राइफल्स तैयार की गई हैं, 39 बटालियन अभी तक सर्व कर चुकी हैं और 7 रेजिमेंट इंडियन आर्मी में अभी भी हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि आज भारत और गोरखा का रिश्ता कितना पुराना है। लेकिन इसी के साथ ही जो 30,000 नेपाली गोरखा रेजिमेंट के जवान हैं वो करीब $1 बिलियन का जो एक कमाई है वो एक साल में नेपाल को भेजते हैं। इसी के साथ $800 मिलियन की कमाई पेंशन के रूप में गोरखा रेजिमेंट को मिलती है। और इतना सब आंकड़ा आज नेपाल के लोगों को मिल रहा है, नेपाल के जो एक कंट्री है उसको पावरफुल बना रहा है। लेकिन फिर भी यही तुर्की का मीडिया आज इस तरह की बातें बोल रहा है। साफ है कि ये अपना एजेंडा चलाने के लिए और भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह के एजेंडे से तुर्की कभी भी कामयाब नहीं होगा। तुर्की भले ही आज कितनी मर्जी बातें करें, पाकिस्तान के साथ मिलकर UN में अपना प्रोपेगेंडा चलाए, लेकिन फिर भी इन सब मामलों में भारत के साथ वो अपने रिश्ते खट्टे अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ नहीं करवा सकता। लेकिन दोस्तों ये तुर्की के मीडिया की खबरें सामने आने के बाद तुर्की बिल्कुल बेपर्दा हो गया है कि तुर्की आज कैसी मंशा रख रहा है भारत और नेपाल के रिश्ते खट्टे करवाने के लिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है UN में। हालांकि दोस्तों भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे चल ही नहीं रहे हैं, तो यही बात है कि आज तुर्की अपनी टांग अड़ाने के लिए बीच में आ गया है। हालांकि जब शेर शिकार करता है तो लोमड़ी और गीदड़ आपस में इकट्ठा होकर आखिरकार शेर का शिकार छीनने के लिए आ ही जाते हैं, और यही एक बार फिर हो रहा है तुर्की की तरफ से। लेकिन आज जो खबर निकली है UN में। दोस्तों UN में KP शर्मा ओली ने अपना संबोधन दिया था और इस संबोधन में बिना भारत का नाम लिए उन्होंने सीमा विवाद का मुद्दा उठा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन आजीविका समाज और अर्थव्यवस्थाओं पर वर्तमान महामारी का गहरा प्रभाव पड़ा है, यानी कि उनकी जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर जो एक गलत इफेक्ट पड़ रहा है। दोस्तों इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो एक नेपाल है, नेपाल को भारत ने हर समय मदद की है, लेकिन इन सभी मददों का एक असर नेपाल पर रत्ती भर भी नहीं है और इसी के चलते वो UN में भी अब अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पहुंच गया है। लेकिन इसी के साथ चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर भी नेपाल से जुड़ी हुई है। नेपाल अब कह रहा है कि हम कालापानी नाम के इलाके में अपनी एक जनसंख्या करवाने के लिए, काउंटिंग करवाने के लिए अब जाने वाले हैं और यहाँ पर हम उत्तराखंड के कालापानी नाम के इलाके में अब अपनी जनसंख्या को काउंट करेंगे और इसी के अनुसार उन लोगों को हम अब नागरिकता भी भारत में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी बातें जब मीडिया में आई तो जाहिर सी बात है कि कालापानी के लोगों को भी पता लग गई होंगी और कालापानी के लोगों का व्यू भी इस पर आ गया है। कालापानी के लोगों का कहना है कि हम नेपाल के किसी भी अफसर को अपने देश में आने नहीं देंगे और अगर नेपाली अफसर हमारे कालापानी नाम के इलाके में आते हैं और अगर वो जनसंख्या करवाते हैं तो उनके पिछवाड़े पर इतनी लातें मारी जाएंगी कि दोबारा कालापानी नाम के इलाके में वो घूम कर भी नहीं आएंगे। और दोस्तों साफ वार्निंग दे दी है कालापानी नाम के इलाके के लोगों ने आज नेपाल के अफसरों को और नेपाल को कि किसी भी सूरत में कालापानी को भारत का एक नेपाल का हिस्सा मानने से कालापानी के लोग किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। और दोस्तों उनका कहना है कि कालापानी एक
नेपाल का हिस्सा नहीं है बल्कि भारत का इलाका है और हम बहुत प्राउड फील करते हैं आज भारत का इलाका होने के चलते कि हम भारतीय नागरिक हैं। और इसी के चलते नेपाल को साफ संदेश आज काला पानी के इलाकों के लोगों ने ही दे दिया है कि उनका एजेंडा यहाँ पर नहीं चलने वाला है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी नेपाल से जुड़ी हुई है। हालांकि काला पानी नाम के इलाके पर जो उसकी ज़मीन नहीं है वहाँ पर वो इतना चिल्ला रहा है, लेकिन इसी के साथ जब बात आती है चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन की तो यही नेपाल अपने पैर पीछे खींच लेता है। ऐसा लगता है कि चाइना से उसे ज़्यादा प्यार है, भारत से उसे ज़्यादा एक दुश्मनी है। नेपाल की सरकार आज 2 दिन बाद बोली है कि आखिरकार जो चाइना ने उसकी टेरिटरी पर कब्जा किया है, 11 बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं उसके ही गाँव के इलाके पर, तो अब नेपाल की सरकार का कहना है कि वो इलाका ही हमारा नहीं है। और दोस्तों ये जो कंस्ट्रक्शन चाइना ने की है ये उसके इलाके में नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की सरकार अब कह रही है कि वो इलाका ही हमने बेच दिया है, वो इलाका ही हमारा नहीं है। अब बताइए, जब उनके गांव के लोग कह रहे हैं कि ये इलाका हमारा है, हालांकि ये गांव के लोगों के बारे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही गांव के लोगों ने कहा था कि ये जो इलाका है ये इलाका पहले नेपाल का हिस्सा हुआ करता था और इस इलाके पर जो चीन की सेना है उसने कब्जा कर रखा है। चीन जो नेपाल की सरकार है उसे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर चीन की सेना तक बैठी हुई है। जाहिर सी बात है कि ये इलाका बेच कर बैठे होंगे, यही कारण है कि वो बिल्कुल खुलेआम ऐसे बिल्कुल टेंशन फ्री हैं कि चीन की सेना ने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया है। लेकिन दोस्तों अब ये साफ हो गया है, नेपाल की सरकार ने क्लैरिटी दे दी है कि यहाँ पर चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उन्हीं की टेरिटरी में है, ये इलाका उन नेपाल का इलाका नहीं है। यहाँ पर एक एक सुई के एक धागे के चलते आज चाइनीज़ टेरिटरी में आज नेपाल का इलाका आता जा रहा है, लेकिन फिर भी नेपाल की सरकार आज औंधे मुंह गिर रही है, इस बारे में चुप्पी साधे हुई है। चलते हैं अगली भी खबर पर। यह खबर भी नेपाल से जुड़ी हुई है। दोस्तों नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली में आज भारत का साथ दिया है। हालांकि एक ही मुद्दा है आतंकवाद का मुद्दा, जिस मुद्दे पर आज केपी शर्मा ओली की सरकार ने साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई भी रूप हो उस पर चोट पहुंचनी चाहिए और किसी भी सूरत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमने जो भारत ने जो एक इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर जो एक बिल और एक बात रखी है उस बात का हम आज यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली में समर्थन करते हैं। और दोस्तों एटलीस्ट यहाँ पर तो एक जो नेपाल है, नेपाल ने भारत का साथ दिया है, कहना गलत नहीं होगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारतीय सैनिकों से। दोस्तों एलएसी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। एलएसी पर अब कहा गया है कि अगर चाइना ने हमारी साइड आने की कोशिश की और 15 जून की रात जो उसने गलवान हिंसा की थी, उस हिंसा में अगर उसने भारत की टेरिटरी में घुसने और भारत के सैनिकों को एक इस तरह से डंडे और हथौड़ों और इसी के साथ ही कंटीली तारों से मारने की कोशिश की थी, वही हरकतें अगर चीन की सेना दोबारा करती है तो अब भारत की सेना चीन की सेना के ऊपर गोली चला देगी। हालांकि दोस्तों ये बातें मीडिया में सामने नहीं आई हैं, हालांकि ये मीडिया में ही सामने आई हैं, लेकिन एक चाइना की तरफ है, चाइना के मीडिया में ये सामने नहीं आई है। लेकिन भारत ने कहा है कि हमने ये बातें चाइना के ऑफिशियल्स को एक मीटिंग के रूप में बता दी हैं कि अब अगर आप हमारी टेरिटरी में घुसने का प्रयास करेंगे और कोई भी एग्रेशन दिखाएंगे तो हम अब आपको गोली से जवाब देंगे। AK-47 की गोली आपके चीथड़े उड़ाने के लिए अब तैयार है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने आज चाइना को कहा है कि यूएन को आपको एक्सेस देना चाहिए शिनजियांग के मामले में। दोस्तों हमने आपको बताया था कि यूएन के ह्यूमन राइट काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है उसने कहा था कि हम शिनजियांग का दौरा करना चाहते हैं और इसी दौरे को लेकर शिनजियांग जाने का मन भी यूएन के प्रेसिडेंट ने बना लिया था। और इसी का समर्थन करते हुए ब्रिटेन ने आज कहा है कि चाइना को आज शिनजियांग के मामले की जो भी सच्चाई है आज साफ साफ यूएन के प्रेसिडेंट को दिखानी चाहिए और बहुत जल्द उन्हें एक्सेस भी देना चाहिए। हालांकि ये बातें हुए हैं अभी 1.5 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय हो गया है और यूएन के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमारी बातचीत चल रही है। हालांकि बातचीत चल रही है तो ये एक पहले भी बहुत से पिछले महीनों के चलते ये चल रही होगी, लेकिन अभी भी जब यूएन में ये मुद्दा उठा है तब भी चीन की सरकार और ना ही चीन के ऑफिशियल्स और ना ही चीन के ऑफिस ने अब तक इस बारे में कोई बात कही है कि शिनजियांग के मामले में हम यूएन की जो एक प्रेसिडेंट हैं उनको अपने देश में आने का न्योता देंगे और वो देख लें कि आखिरकार उनके देश में शिनजियांग में किसी भी तरह का मानवाधिकार को लेकर अत्याचार नहीं हो रहा है। हालांकि UNHRC यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल की जब टीम शिनजियांग जाएगी तभी साफ हो जाएगा कि चीन किस तरह का अत्याचार कर रहा है और नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी चीन पर भरोसा नहीं
किया जा सकता। यही कारण है कि अभी तक 3 से 4 महीने का समय बीत गया है, लेकिन फिर भी यूएन की टीम को अभी तक चाइना ने अनुमति नहीं दी है अपने देश में आने के लिए। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी है भारतीय डिप्लोमेट से। दोस्तों, भारतीय डिप्लोमेट ने आज इमरान खान की स्पीचेस का बॉयकॉट किया है और वो यूएन से उठकर चले गए हैं। दोस्तों, भारत के नागालैंड के मिजितो विनीतो भारत के जूनियर डिप्लोमेट हैं और इसी के साथ ही 2010 में वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बैच में शामिल हुए थे और इसी के साथ उन्होंने आज इमरान खान की स्पीचेस का बॉयकॉट तो किया ही है, साथ में ही उनको एक करारा जवाब भी दिया है भारत के राइट ऑफ रिप्लाई के चलते। आपको दोनों ही बातें आज सुननी चाहिए, सुनाते हैं आपको ये दोनों ही बातें। Mr. President, I am exercising India's right of reply to the diatribe that we heard this morning from the Prime Minister of Pakistan. Mr. President, this August forum witnessed today a new low on its 75th anniversary. The leader of Pakistan today called for those who incite hate and violence to be outlawed. But, as he went on, we were left wondering, was he referring to himself? This hall heard the incessant rant of someone who had nothing to show for himself, who had no achievements to speak of, and no reasonable suggestion to offer to the world. Instead, we saw lies, misinformation, warmongering, and malice spread through this assembly. The words used today at this great assembly by the leader of Pakistan demean the very essence of the United Nations. For a nation that is deeply buried in medievalism, it is understandable that the tenets of a modern civilized society, such as peace, dialogue, and diplomacy, are far-fetched. Allow me, Mr. President, to jog their minds a little about the stellar record of Pakistan. This is the country that brought genocide to South Asia 39 years back when it killed its own people. This is also the country that is shameless enough not to offer a sincere apology for the horrors it perpetrated even after so many years. This is the same country that provides pensions for dreaded and listed terrorists out of state funds. This is the same country that has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. The leader whom we heard today is the same person who referred to the terrorist Osama bin Laden as a martyr in his parliament in July. The same leader who spewed venom today admitted in 2019 in public in the US that his country still has about 30,000 to 40,000 terrorists who have been trained by Pakistan and have fought in Afghanistan and in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This is the country that has systematically cleansed its minorities, including Hindus, Christians, Sikhs and others. तो दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। आज बहुत बड़ी न्यूज़ निकली है कोरोना वायरस को लेकर, कोविड डाटा को लेकर। दोस्तों, द प्रिंट का आर्टिकल है, लांसेट की रिपोर्ट आई है भारत की कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को लेकर। दोस्तों, लांसेट की रिपोर्ट ने कहा है कि भारत को अब जो एक लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या जो भारत लगातार बढ़ाता जा रहा है और लगातार गिनती बढ़ाता जा रहा है, और इस जो गिनती बढ़ाए जाने पर आज भारत की सरकार को गौर करना चाहिए कि आखिरकार वो टेस्टिंग सही भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पॉजिटिव केस वो आज कोरोना वायरस के बता रहा है वो कल को ही वही केसेस आज ठीक होकर अपने देश में भी लौट जाते हैं। और इसी के साथ मार्च के महीने में जब कोरोना वायरस की दस्तक भारत में होती है तब से ही पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। 2 महीने तक लॉकडाउन चला था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था, लेकिन फिर भी उस लॉकडाउन के बाद भी जो एक भारत है कोरोना वायरस के मामलों में अब एक अच्छी अचीवमेंट भी उसने हासिल की थी, लेकिन उस अचीवमेंट के बावजूद भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इतने लाख की गिनती के करीब अब केसेस आ रहे हैं। तो आखिरकार भारत सरकार को देखना चाहिए कि उसकी टेस्टिंग कैपेबिलिटी सही भी है या नहीं है, क्योंकि लांसेट की रिपोर्ट का कहना है कि जो पॉजिटिव केस आप 90,000 केस और 92,000 95,000 केस एक दिन में बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही जो 80,000 67,000 70,000 लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो आखिरकार ये गोरख धंधा भारत की जो एक मेडिकल एजेंसियां हैं ये क्या गोरख धंधा चला रही हैं। लांसेट की रिपोर्ट ने आज भारत सरकार को सख्त लहजे में और उनकी पोल खोलकर रख दी है कि आखिरकार भारत को इस कोविड के मामले में डाटा के साथ मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए और आंकड़े जितने भी आंकड़े आते हैं उन्हीं के ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि आज एक कोविड एक क्राइसिस है और इस क्राइसिस के चलते आज वो लोग आज खुद को एक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जो लोग आज ये सोचते हैं कि वो कोरोना वायरस से आज अगर पीड़ित भी होंगे तो बहुत जल्द ठीक भी हो जाए।
रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके चलते जो एक आंकड़े हैं, आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि 90,000 की संख्या में आज अगर केसेस आ रहे हैं, तो इसी के चलते जो एक ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इसी के चलते लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां भारत में हो रही हैं, बड़े बड़े इवेंट भी होने लगे हैं, जिससे साफ है कि लैंसेट की रिपोर्ट ने आज भारत सरकार की पोल खोल दी है और उन्होंने कहा है कि भारत के पास आज पूरी स्ट्रेटजी है, पूरी टैक्टिक्स है मेडिकल इक्विपमेंट की, कि आखिरकार भारत को देखना चाहिए कि आखिरकार भारत कोविड-19 की टेस्टिंग में कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। और इसी के चलते लैंसेट की रिपोर्ट ने आज भारत की सरकार को खड़ी खोटी सुना दी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है भारत और इजराइल के रिश्तों से। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच में हाईटेक वेपन सिस्टम को लेकर डील लगातार बढ़ती जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बताते कि भारत और इजराइल के रिश्ते कितने पुराने हैं और कितने मजबूत हैं, यह बताने की जरूरत हमें आज नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो भारत और इजराइल की डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत एक साल में $1 बिलियन के हथियार इजराइल से ले लेता है। और दोस्तों, इजराइल के साथ हमारे बहुत बड़े रिश्ते भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत के साथ इजराइल की जो डील होती है वो डील भी बहुत बड़ी है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के DRDO और इसी के साथ ही जो इजराइल की डिफेंस एजेंसियां हैं उन्होंने 3 जॉइंट वेंचर कर रखे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कर रखे हैं बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर। दोस्तों, ये बराक 8 मिसाइल नेवी के लिए ली जाने वाली है और इस मिसाइल के चलते जो इनिशियल कॉस्ट है 2606 करोड़ रुपए जाने वाली है। और इसी के साथ ही ये एक नेवी की कॉस्ट होगी और इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स की कॉस्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक डील दोनों ही देशों ने कर रखी है। और इंडियन आर्मी के लिए 16,830 करोड़ रुपए की बराक ए सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए आज हम पैसा खर्च करने वाले हैं। और दोस्तों, बराक ए मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम एक इजराइल की एक ऑपरेशन से बनाने वाले हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि आज आखिरकार भारत के रिश्ते कितने पुराने हैं। और दोस्तों, ये मिसाइल डिफेंस ही नहीं बल्कि इसके अलावा एक जो ड्रोन के मामले हैं उसमें भी हम आज इजराइल से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा इजरायली UAV हीरोइन और सर्चर 2 नाम के सर्विलांस और प्रिसिजन टारगेटिंग ड्रोन के साथ हमने आज इजराइल के साथ डील कर रखी है और ये डील 3500 करोड़ रुपए की डील है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रडार के मामले में भी हम इजराइल के साथ डील कर चुके हैं। इजरायली रडार जो आज ग्रीन पिन रडार की मानी जाती हैं, उनके साथ हमने 66 एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार 4400 करोड़ रुपए की लेने के लिए एक डील कर रखी है। और इसी के साथ अवाक सिस्टम के बारे में भी आपको जानकारी होगी। अवाक सिस्टम भी हम 2 के करीब अवाक सिस्टम $1.5 बिलियन की लागत से इजराइल से लेने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये इतनी बड़ी डील होने के बावजूद भी आंकड़ा भी थमा नहीं है। और दोस्तों, मिसाइल और बॉम्ब के मामले में भी हम आज इजराइल से ही डिपेंडेंट हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कैसे हम स्पाइस 2000 बॉम्ब की खेप पाकिस्तान के साथ बढ़े हुए तनाव के बीच में इजराइल से मंगवा रहे थे और उसी तरह की खेप एक बार फिर से अब इजराइल से मंगवाने के लिए भी डील हो चुकी है। और इसी के साथ स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, पाइथन एंड डेरबी एयर टू एयर मिसाइल और क्रिस्टल मेज PGM और इसी के साथ स्पाइस 2000 बॉम्ब भी आज हम इजराइल से ही खरीद रहे हैं। और दोस्तों, ये सब बातें दिखाती हैं कि भारत और इजराइल के बीच जो डिफेंस के क्षेत्र की डील है वो बहुत लंबी है और भारत इजराइल का एक सच्चा साथी है। पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर इजराइल आता है हथियारों के मामले में। सबसे पहले रशिया, फिर अमेरिका, फिर फ्रांस और चौथे नंबर पर इजराइल का नंबर है भारत को हथियार देने के मामले में। भारत इजराइल की यारी पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में राय लिखिएगा। चलते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है तुर्की ग्रीस के विवाद से। दोस्तों, ग्रीस के PM ने इनवाइट किया है तुर्की को टॉक के लिए कि आखिरकार डिप्लोमेसी को भी एक चांस देना चाहिए तुर्की को कि आज वो बैठकर मसले को सुलझा सके। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू से। दोस्तों, व्हाइट हाउस में कई बैग गंदे कपड़े धुलवाकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गिर चुके हैं। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी हाल ही में अमेरिका के एक दौरा किया था और वहां पर पीस डील की थी और इसी पीस डील को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि दोस्तों, अब दुनिया कह रही है, हालांकि ये एक अधिकारी ने ही एक बातें सामने रखी है कि नेतन्याहू पूरी दुनिया में अकेले ऐसे नेता हैं जो गंदे कपड़ों का सूटकेस हमारे लिए साफ करने को लेकर आए थे। और ये बातें वाशिंगटन से निकली हैं, अमेरिका के व्हाइट हाउस से निकली हैं। और उन्होंने कहा, अधिकारी ने कहा कि उनकी कई यात्राओं के बाद हमें यह साफ हो गया है
कि इसे जानबूझकर किया गया है, क्योंकि जब भी बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका आते हैं तब गंदे कपड़ों का सूटकेस वो अपने साथ ही लाते हैं। और दोस्तों, इन्हीं बातों पर इजरायली प्रवक्ता भी भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये सब बातें ध्यान भटकाने के लिए की गई हैं। और उन्होंने कहा कि इस दौरे पर कोई ड्राई क्लीनिंग नहीं की गई है, केवल पब्लिक मीटिंग के लिए ही 2 शर्ट साफ की गई है। पीएम नेतन्याहू का सूट और उनकी पत्नी की ड्रेस प्रेस की गई है। पीएम नेतन्याहू ने वाशिंगटन आते समय 12 घंटे की फ्लाइट में जो 2 पजामे पहने थे उन्हें साफ किया गया है। बता दें कि समारोह में शामिल होने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और बहरीन के शाह हमद बिन अल खलीफा अमेरिका पहुंचे थे और इस डील हुई थी। और ये डील सिर्फ 2 दिनों की हुई थी, 2 दिनों में वो वापिस चले गए थे। लेकिन फिर भी इस तरह का आरोप लगाना अमेरिका की रणनीति है और इसी रणनीति पर वो चलता भी आया है। वहीं दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं।